जो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, जो ये चैप्टर है क्लास 7th का पहला चैप्टर है, और इसका हम तीसरा पार्ट आज बना रहे हैं। दो पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। हमने काफ़ी डिटेल से इन सारी बातों को पढ़ा है कि कैसे ठंडे जो रेगिस्तान होते हैं वहाँ की जनजीवन कैसा है। आज हमारे सामने है द गैंगेटिक प्लेन्स, यानी कि गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है उसके बारे में। भारत का हम पहले वाले टॉपिक में हम देख चुके थे कि किस तरह से जोग्राफिकल डिवीज़न जो हुए हैं वो किस तरह से हुए हैं। हिमालय के बाद हमारा गंगा का मैदानी क्षेत्र आता है। तो ये एज वी मूव साउथवर्ड फ्रॉम द हिमालयाज वी रीच द वास्ट एंड fertile Gangetic Plain. These plains have been an important part of the history and civilization of India, and these plains are nourished by mighty river organizing from the Himalayas, providing the vital lifeline water, the Ganga, Indus, and Brahmaputra river system, along with their extensive network of tributaries enrich the soil with mineral, making the high region highly fertile and ideal for agriculture. The river brine with the mineral that enrich the soil uh, enabling abundant agriculture. The river are also a source of generating electricity. A large uh, proportional of India population lives the in this plains. तो यहाँ पे कहने का मतलब इतना सा है कि जो भारत के जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर इसका जो है ऐतिहासिक भी, और हमारी जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो सभ्यता विकसित हुई थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और इन मैदानों से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो इस क्षेत्र को पोषित करती है, और इसके साथ साथ ही जो सिंधु नदी है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली है, अपनी सहायक नदियों के व्यापक जाल से इस क्षेत्र की मिट्टी को खनिजों से समृद्ध बनाती है, और उसके साथ साथ ही ये एग्रीकल्चर के लिए भी उपयुक्त बनाती है। द रिवर, तो ये जो रिवर है ये अपने साथ बहुत सारे खनिज और मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, जिससे प्रचुर मात्रा में यहाँ पे कृषि होती है। हम जानते हैं उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र, जहाँ पर कुछ सिविलाइजेशन एग्रीकल्चर बेस्ड प्रैक्टिसेस यहाँ पे करते हैं मैदानी क्षेत्रों में, और काफ़ी अच्छे मात्रा में गेहूं की, सबसे ज़्यादा गेहूं और गन्ने की फसल उत्तर भारत में होती है। यहाँ पे दिल्ली वाला जो है यमुना क्षेत्र, यमुना नदी है उसके आसपास का क्षेत्र हम देख रहे हैं। टॉप ये सैटेलाइट पिक्चर है, और यहाँ पे हमने मल्टी क्रॉपिंग इन उत्तर प्रदेश, यहाँ पे मल्टी क्रॉपिंग जो है एक ही खेत में हो रही है, बहुत सारे बीज उगाए गए एक साथ में, और रूरल वुमन वर्किंग इन पैडी फील्ड इन द वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल वाले क्षेत्र जो कि ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी का दोआब क्षेत्र है, तो यहाँ पर भी हम जानते हैं कि बहुत अच्छे मात्रा में खेती होती है। और इसके साथ साथ ही हम उत्तर भारत के जो समतल भूमि है वहाँ के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के बारे में भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये सड़क और रेलवे तक तंत्र जो है यहाँ पे काफ़ी विकसित हुआ है, और रोड एंड रेलवे नेटवर्क फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ द पीपल एंड गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, जिसकी वजह से ये लोग अपने सामान को, और आवाजाही जो है इनकी सुविधाजनक होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। और यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं, ये कुछ शिप टाइप के जो बोट है ये ट्रांसपोर्ट में यूज़ होते हैं, और रेलवे का भी यहाँ पे विस्तार बहुत अच्छे खासे मात्रा में हुआ है, तो ये भी ट्रांसपोर्ट में और यहाँ के उत्पादन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में हेल्प करता है। तो डोंट मिस आउट एंड द मोस्ट रिवर आर नेम्ड आफ्टर गॉडेस। ओके, यहाँ पे कुछ जो नदियाँ हैं यहाँ पे देवियों के नाम से इनको रखा गया है, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, और द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्रास हाउ मीन्स ऑफ द सन ब्रह्मा। तो ये एकमात्र ऐसी रिवर है जो ब्रह्मा के पुत्र के रूप में जानी जाती है, जिनका नाम रखा गया है। गर्मियों में सूखने की अपेक्षा इस नदी में जल की मात्रा गर्मियों में इसमें बढ़ जाती है। अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सी नदी में गर्मियों में पानी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो ब्रह्मपुत्र नदी में है। तो कैन यू गैस वाई? तो ये भी आप गैस कर सकते हैं कि क्यों ऐसा होता होगा। बेसिकली ये हिमालय की चोटियों से होते हुए निकल के आती है,
तो ऐसे में बर्फ़ पिघलने की वजह से इसमें बारिश का पानी बढ़ जाता है। तो बाकी आपकी क्या राय है वो आप ज़रूर बताएं कि कैसे इसमें पानी बढ़ने का और क्या कारण हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ हमें जानना है कि जैसे मैदानी क्षेत्रों में जो प्रकाश संकेंद्रण है, जो लाइटिंग हमारे यहाँ पे देश भर में हो रही है, एक सैटेलाइट पिक्चर यहाँ पे दी हुई है। तो क्या कारण हो सकता है इसका क्या कारण हो सकता है, ये हमें बताना है। सैटेलाइट इमेज ऑफ गंगरिक प्लेन। गंगरिक प्लेन जो है उत्तर भारत का क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, तो यहाँ का ये सैटेलाइट पिक्चर है। उसके साथ साथ ही हमारे पास एक और पिक्चर दिया हुआ है जहाँ पे मध्य प्रदेश का ही एक बांधवगढ़, जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर एक लंगूर जो लकड़ी के ऊपर लकड़ी की डाली के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है, जो कि यहाँ का स्पेशली ये एक प्रजाति है, फेमस है, तो इस वजह से इसको हमारे बुक में दिया गया है। और उसके साथ साथ ही हमारे पास बाघ परियोजना, जो प्रोजेक्ट टाइगर हमारे लॉन्च किया गया था, तो इसकी वजह से जो टाइगर्स के रिटर्न ऑफ द टाइगर टू इट्स हैबिटेट, तो बाघ परियोजना ने जो विलुप्त जो प्रजातियां थी बाघ की, इसको वापस आने में, इसका संरक्षण में, इसके जीवित रहने में काफ़ी मदद दी है। तो ये इसलिए ये पिक्चर दिया हुआ है। और उसके साथ साथ ही हमारे पास एक और पिक्चर यहाँ पर दिया हुआ है, जो घड़ियाल है, जो इंडियन घड़ियाल है इसको, और ये अडल्ट घड़ियाल है, जो यानी कि एक वयस्क घड़ियाल है, जो कि 2.5 से 4.5 मीटर, 2.5 एंड 4.5 लॉन्ग बिटवीन लॉन्ग। तो दिस जो reptile है is on the verge of extinction. There are law that prohibit harming its our hunting it. तो ये इसको नुकसान पहुंचाना, कानूनी तौर पर इसको निषेध किया गया, तो जिस वजह से ये कुछ बच गए हैं प्रजातियां, इसको विकसित होने शुरू हो गई। और ये एक पिकॉक यहाँ पे दिया हुआ है, द इंडियन पिकॉक ऑफ द नेशनल बर्ड, ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो इसलिए इसको भी प्रोहिबिट किया जाता है ताकि इसको कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। इसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। तो ये कुछ हमारे पिक्चर्स के बारे में था। ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट। अब हम अगला टॉपिक हमारा है डेजर्ट के बारे में। तो यहाँ क्या है स्पेशल है, इफ़ वी मूव वेस्टवर्ड ऑन द मैप, तो ये अगर हमारा भारत का, ये मान के चले हम कुछ इसी तरह से भारत का क्षेत्र है, तो यहाँ पर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, तो यहाँ जो पश्चिम वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर हमारा डेजर्ट बना हुआ है। तो इस डेजर्ट बना नहीं, एक्चुअली ये इसका फॉर्मेशन हुआ जिसमें भारत का जो क्षेत्र था वो साउथ अफ्रीका से टूट करके भारत की तरफ को मूव हुआ था। तो इसका यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र में इसका फॉर्मेशन हुआ, तो ये थार डेजर्ट है। तो यहाँ इसके बारे में हम आगे हम और भी बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो वेस्टवर्ड की तरफ को अगर हम जाते हैं तो अपने मैप में, तो हम ये यहाँ देखते हैं कुछ येलोइश एरिया, दिस एरिया इज द थार डेजर्ट एंड व्हाट डू यू सी द वास्ट ऑफ, तो ठीक है, यहाँ पे कुछ उबड़ खाबड़ सा, विशाल सा, सुनहरा सा, टीले नुमा ये जो क्षेत्र हमें देखने को मिल रहा है, इसके बारे में ही बात की जा रही है। बहुत सारे उबड़ खाबड़ से टीले टाइप के दिख रहे हैं, ये कैसे बनते हैं इनके बारे में भी हमें जानना है। और ये खुले आसमान के नीचे है। तो यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है, इस पिक्चर को हमने डिस्कस कर लिया। तो लेट्स एक्सप्लोर व्हाट इज द शेप ऑफ द सैंड ड्यून while mountain are made of rock and their shape is fixed. Why do you think sand dune also have a similar shape even through they are made of sand? तो रेत के जो टीले हैं इनका आकार कैसा होता है और इनका आकार स्थिर होता है या क्या होता है इसके बारे में। तो रेत के टीले के आकार के समान होना केवल रेत से बने होते हैं या कुछ और भी इनके साथ होता है, ये यहाँ पे डिस्कस करने के लिए आपको दिया गया है। कुछ जैसलमेर की एक तस्वीर दी गई है, जो गोल्डन सिटी लोकेटेड इन मिडिल ऑफ द थार डेजर्ट इन द इंडिया ऑफ जैसलमेर फोर्ट, ये जो कि यूनेस्को के द्वारा इसको हेरिटेज किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको घोषित किया गया है। तो ये यहाँ पे कुछ हमारे जैसलमेर किसके द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया, तो यूनेस्को के द्वारा किया गया है।
ये हमारा आंसर बन जाएगा। सैंड डून आर द फॉर्म व्हेन द वाइल्ड शिफ्ट इन द सेफ द सैंड इनटू हिल लाइक फॉर्मेशन समटाइम दे दीज राइज एज हाई एज 150 मीटर। तो इसकी जो रेत के जो टीले हैं ये हवा की दिशा की वजह से एक जगह से दूसरे जगह पर बनते जाते हैं, पहाड़ी की तरह इनकी ये फॉर्मेशन होता है और ये लगभग 150 मीटर तक ऊंचे होते हैं। और थार मरुस्थल के बारे में अगर और भी हम बात करें तो इसका अधिकांश भाग विशाल और शुष्क रीजन होता है ये, और उसके साथ साथ ही वास्ट एरिया रीजन मोस्ट ऑफ द लाई विद इन इंडिया सेविंग द स्टेट ऑफ द राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। ये इन राज्यों में फैला हुआ है, राजस्थान में, गुजरात में और पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में ये थार का डेजर्ट विस्तृत है। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं यहाँ की कि नेचुरल बैरियर ड्यू द हार्श कंडीशन दैट हार जो हमारा जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है पशुओं के और मानवों के भी ये मूवमेंट को रोकता है, अवरोधक बनता है, इंक्लूडिंग वेरी हाई डे टाइम टेम्परेचर एंड कोल्ड नाइट। दिन का टेम्परेचर यहाँ का बहुत गर्म होता है और रात का बहुत ठंडा यहाँ का टेम्परेचर हो जाता है, एज वेल एज अ लैक ऑफ एक्सेस टू वाटर। तो पानी की भी यहाँ पे बहुत कमी रहती है। तो थार में रहने वाले लोग अपने जीवन उसी उम्र के साथ साथ वहाँ की जो परिस्थितियाँ उनके अनुसार ढाल लेते हैं। फूड हैबिट, क्लोथिंग एंड लाइफ स्टाइल आर सूटिंग देयर इज अ हार्श कंडीशन। ये उसी डिपेंडिंग ऑन कंडीशन ये लोग अपने आप को ढालते हैं। तो यहाँ पर एक और पिक्चर दिया हुआ है, कैमल विंडोर एट द पुष्कर मेला एट द एज ऑफ द थार डेजर्ट। ये थार मरुस्थल की सीमा पर स्थित जो मेला है, पुष्कर मेला, वहाँ पर कैमल्स जो है खड़े किए गए हैं। और यहाँ पे एक और तस्वीर हमारे सामने है, द लेफ्ट साइड में जो वुमन फेसिंग वाटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ अवे फ्रॉम होम। तो ये बहुत जो फीमेल्स हैं उनको बहुत दूर दूर से महिलाओं को पानी लाना पड़ता है, और इसके बारे में एक चित्र दिया गया है इस क्षेत्र के बारे की जो विशेषता है, और पानी की कमी बहुत रहेगी तो ये लोगों को काफ़ी दूर दूर जाना पड़ता है। दूसरा चित्र दिया गया है एक ग्राम में वर्षा का जो जल है उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन द हामलेट। यहाँ पे जो बारिश का पानी है उसको संरक्षित करने का काम किया गया है, एक कुआं नुआ बनाया गया है। अब आगे इसके बारे में और कुछ दिया हुआ है। मरुस्थल क्षेत्र में जो है वो पानी की कमी रहती है, और अपने परिवार के जल लाने के लिए प्रतिदिन जो है लोगों को काफ़ी लंबी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। और द ट्रेडिशनली जो परंपरागत विधि है उसके उन्हें रेत से तब तक रगड़ा जाए जब तक वो साफ ना हो जाए। तो बर्तन जो है वो साफ करने के लिए ये लोग मिट्टी का ही इस्तेमाल करते हैं ताकि वो साफ सुथरे बर्तन रह सकें। और धोने के लिए जल की थोड़ी मात्रा का उपयोग किया जाता है। धोने के लिए उपयोग किए गए जल को ये लोग फिर दोबारा से यूज करने के लिए रखते हैं, अपने स्टोर करना पड़ता है इन लोगों को। किसी पौधे को सींचने के जैसे कार्यों के लिए इसका उपयोग करते हैं। और ऐसे में तो आपके लिए ये सूचना दी गई है, सो दैट नेक्स्ट टाइम यू लीव द टैप रनिंग रिमेंबर दिस पीपल ऑफ द थार डेजर्ट। अगर आपको कभी अगर याद रखें आप लोग कि नल को आप लोगों को या हम लोगों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, ताकि जो थार डेजर्ट में जो लोग जिस तरह से जीवन जी रहे हैं उसके बारे में भी हमें ध्यान रखना चाहिए। राजस्थान आर ऑल्सो फेमस फॉर द इग्नियस वाटर कंजर्वेशन मेथड और इंक्लूडिंग टंका और कुंड। देयर आर स्पेशल वाटर कलेक्शन सिस्टम द सोर्स दैट स्टोर रेन वाटर ऑफ्टन द ड्रिंकिंग पर्पस। तो ये लोगों को जल संरक्षण करने का एक विशेष विधि इनके पास है। टंका और कुंड सम्मिलित होती है, प्रसिद्ध है ये यहाँ के लिए, और ये इन विधियों के माध्यम से जल को पीने योग्य उद्देश्य के लिए संरक्षित करते हैं ये लोग। अगला हमारा टॉपिक है द अरावली हिल्स। यहाँ की जो भारत की जो हमारी अगली विशेषता है अरावली हिल्स। हमने धीरे धीरे हिमालय से मैदानी क्षेत्र में आए और फिर थार डेजर्ट के बारे में हम जाना, और फिर अब हम बात करने वाले हैं अरावली हिल्स के बारे में कि यहाँ का जीवन किस तरह से है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे सामने एक और हम लोगों को खुद पता करना है कि क्या
हमारे देश के बारे में इस वाले पॉइंट्स में दिया गया है। लेट्स गो टू द मैप एंड ट्रैक योर पाथ स्लोली फ्रॉम द थार डेजर्ट टुवर्ड द ईस्ट। डू यू सी द अरावली हिल्स? तो आप लोगों को ये मालूम है कि मैंने जब पहले जो क्लास पढ़ाई हुई थी, जिसमें पहली वीडियो में ही मैंने अरावली हिल्स को लोकेशन वहाँ पर दिखाई हुई थी। तो एक बार दोबारा से आप लोग अपने मैप देख सकते हैं या वीडियो में दोबारा से पहले इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में देख सकते हैं। द अरावलीज आर अमंग द ओल्डेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। Some 2.5 billion years ago, the range has many peaks and ridges all through the highest peak. तो यहाँ की जो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो 2.5 बिलियन यानी कि 2.5 अरब ईयर ओल्ड पुरानी है। और ये अनेक चोटियाँ और पहाड़ियाँ हैं। हालांकि इन सबसे चोटी जो है, इन सब की जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट आबू, और ये जो है जिसकी ऊंचाई 1700 मीटर दी गई है। कई बार 1722 मीटर दी गई होगी, कई बार 1700 मीटर दी गई है। तो ये ऊपर नीचे हो सकता है। मोस्ट ऑफ द हिल्स आर बिटवीन 300 to 900 मीटर हाई एंड इज इट। तो ये कोई रोचक नहीं है कि अरावली में स्थित कोई ऐसा माउंट आबू थार मरुस्थल जैसे जोधपुर लगभग 4.5 घंटे यहाँ पे गाड़ी से हम जा सकते हैं माउंट आबू वाले क्षेत्र में। और अब सोचने की बात यह है कि 4 घंटे की डिस्टेंस वाला इस क्षेत्र में भी हमारे पास कुछ अलग तरीके की जोग्राफिकल डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। एक भौगोलिक परिदृश्य में गाड़ी की यात्रा आपको एक पूर्ण रूप से भिन्न भौगोलिक परिदृश्य में लेके जाती है, जहाँ एक तरफ अब हमारे सामने अरावली हिल्स है और दूसरी तरफ थार डेजर्ट की सैटेलाइट पिक्चर है। दोनों ही हमारे सामने दिख रही है और इनका डिस्टेंस जो है वो केवल 4 घंटे का है। तो यहाँ पे कम्प्लीटली डिफरेंट ज्योग्राफी दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला हमारे पास ये जानना है कि जो राजनीतिक मानचित्र हमने दिया हुआ है, इन राजनीतिक मानचित्रों को आइडेंटिफाई करना है, इनके रेंज और इनकी शेप को देखना है, और जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ पर फैली हुई है ये आपको जानना है। और क्या आप दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा, गुजरात राज्य को देख सकते हैं? डू यू सी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा एंड गुजरात? तो क्या आप लोग अपने मैप में ज़रूर देखना, ताकि आपकी नॉलेज को ज़्यादा से और अच्छे से इम्प्रूव किया जा सकता है। द अरावली प्ले द विटल रोल इन द शेपिंग ऑफ द जोग्राफी एंड द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट function is acting the natural barrier, providing the Thar desert from the expand further eastward when you read more about this letter. So यहाँ पे हम जानते हैं कि जलवायु जो है वो इसको आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और प्राकृतिक जो रूप से ये मरुस्थल का पूर्व की ओर विस्तार होने से रोकती है। अदरवाइज ये जो अरावली श्रेणी है, अगर ये ना हो तो थार डेजर्ट आगे को भी विस्तार ले सकता था, एक्सपेंडेशन इसका हो सकता था, एक्सपेंडिंग फर्दर ईस्टवर्ड। सो आगे हमारे पास टॉपिक है कि द अरावली रिच इन द मिनरल लाइक मार्बल। यहाँ पे हमें क्या क्या मिलता है अरावली क्षेत्र में? मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक एंड कॉपर जो है यहाँ पे सपोर्टिंग माइनिंग एंड द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ऑफ द सेंचुरीज इन फॉर सेंचुरीज। तो सदियों से यहाँ पे ये माइनिंग वगैरह चल रही है अरावली क्षेत्र में। मार्बल और ग्रेनाइट वगैरह जो भी हमारे साथ आप लोग अपने घरों पे आसपास में या घरों पे देखते होंगे, वो यहीं से ही निर्माण होकर के इसका आ रहा है, और इसका खनन लगातार हो रहा है। In fact, evidence from the ancient mine at Jawahar has showing that over 8 centuries ago, India were the first in the world to master the delicate process of the extractions of zinc. Historical fort such as Chittorgarh, Kumbhalgarh and Ratan Ranthambore are the located here. तो ये जो यहाँ चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर जैसे ऐतिहासिक किले, इन्हीं से ही 8वीं शताब्दी पूर्व में जस्ता निकालने में कौशल महारत हासिल इन्हीं लोगों को था, और इन्हीं के द्वारा इस किलों का भी निर्माण किया गया था। इन पहाड़ियों ने सर्दियों में खनन निर्माण के क्रियाकलाप को बहुत ज़्यादा सदियों से ही इनको बहुत आकर्षित किया है। अगला हमारे पास जो है अब अरावली के बाद पेनिनसुलर प्लेटू।
दक्षिण भारत में इसका सबसे बड़ा भूभाग जो पेनिनसुलर प्लेटू प्लेटू के नाम से जाना जाता है। तो इसको हमने दोबारा से याद करते हैं कि क्या है ये। वह पठार वह स्थल होता है जो अपनी चारों ओर भूमि से ऊंचा होता है। द मोर ऑफ द लेस फ्लैट सरफेस, और चारों तरफ से ऊंचा, और इसका सरफेस जो होता है वो बहुत समतल होगी और बहुत फ्लैट होगी। यहाँ कुछ किनारे प्रायः खड़ी ढाल वाले होते हैं, कुछ सम स्लाइड आर ऑफ्टन स्टेप स्लोप्स। तो इसी को हम बोलते हैं प्लेटू। जैसे फ्लैट कई बार इस तरह से फ्लैट भी हो सकते हैं, अगर यहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ होंगी, कुछ दोनों साइड से पहाड़ियाँ हो सकती है, ऊपर का एक हिस्सा जो है वो फ्लैट हो सकता है, या कई बार इसको कुछ इस तरह से इनका फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो है पूरब से पश्चिम की तरफ ये इनकी जो ढाल है वो ज़्यादातर जो है ऐसे ही कुछ ढाल बनी हुई है। पूरब दिशा की तरफ को प्लेटू की जो ढाल है वो बनी हुई है, जिस वजह से अधिकतर जो नदियां हैं, हम आगे जाकर देखेंगे कि जो नदियां हैं वो पूरब दिशा की तरफ को जाके, ज़्यादातर नदियां पूरब के जो तटीय क्षेत्र है, हमारा समुद्री तटीय क्षेत्र जो हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट की तरफ को, तो ये कुछ इस तरह कोई ढलान इसका बना हुआ है। तो इंडिया है several plateaus. The most important one is the triangular peninsula are in the middle of the south of the country. तो इंडिया के जो दक्षिण वाला जब हम भाग देखते हैं भारत का, जब हम मानचित्र देखते हैं, तो यहाँ गुजरात है, तो यहाँ से आगे हम, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये ट्रायंगुलर शेप में ये प्लेटू का फॉर्मेशन करता है, और इसकी जो ढाल मैं जिसको बता रहा था वो कुछ नीचे की साइड को ही है, ईस्टर्न घाट की तरफ को ही है। ईस्टर्न जो एरिया है समुद्री का, यहाँ ये आपको समुद्र देखने को मिल रहा है, यहाँ भी समुद्र है, और नीचे भी हिंद महासागर है, बे ऑफ बंगाल, अरब सागर दोनों साइड है। यहाँ पर ज़्यादातर नदियाँ फिर इधर को ही डायरेक्शन में गिरती भी हैं। ये हमारा कुछ ये है पेनिनसुला प्लेटू, जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, पेनिनसुलर प्लेटू की। तो ये कुछ इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में बना हुआ है। तो एक बहुत पुरानी भूमि संरचना और प्रायद्वीप, यह क्षेत्र प्रायद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप होता क्या है? प्रायद्वीप वो क्षेत्र जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो, जैसे कि मैंने बताया कि एक साइड से बे ऑफ बंगाल था और एक साइड से हमारे पास अरब सागर था, और नीचे साइड हिंद महासागर का क्षेत्र होने की वजह से हम जानते हैं कि ये तीनों साइड से घिरा हुआ क्षेत्र है, और इन तीनों साइड से घिरे होने की वजह से इसको पेनिनसुला कहते हैं। पेनिनसुला यहाँ पे हमारे सामने दिया भी हुआ है। पेनिनसुला इज द पीस ऑफ द लैंड दैट सराउंडेड बाय वाटर ऑफ थ्री साइड, इसको हम पेनिनसुला कहते हैं। तो इट ऑल्सो वेरी ओल्ड एंड old land formation, since the peninsulas surrounded by the water on all their three side by the Arabian Sea, Bay of Bengal और Indian Ocean, वो उसी के बारे में ही, called as Peninsula Plateau. The plateau is bordered by the two mountain range, the Western Ghat and Eastern Ghat, जो कि मैं अभी बता चुका हूँ। The Western Ghat are taller and run along the western coastal like a wall with many beautiful waterfall following down their step side and during the monsoon season. तो मानसून की जो बारिश होती है उसमें ये खड़ी ढालों पर बहते हैं। जैसे कि ढाल मैंने जैसे कि बोला कि ये ईस्टर्न घाट की तरफ को ज़्यादा इसकी ढलान देखने को मिलती है हमें, तो ये सारी नदियाँ जो है उधर को ही बहती है। आगे हमारे पास एक और फैक्ट दिया हुआ है कि क्या डोंट मिस आउट। सो द वेस्टर्न घाट हैव बीन डिक्लेयर्ड ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. They are home to many rivers and have a rich biodiversity, and northern portion of the Western Ghat are also known as the सह्याद्री हिल्स. तो ये जो दक्षिण वाला जो क्षेत्र है इसी को सह्याद्री हिल्स के रूप में भी जाना जाता है, सह्याद्री पहाड़ियाँ। और यह इसको जो है यूनेस्को ने भी इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया हुआ है। अनेक नदियाँ यहाँ पर प्रवाहित होती हैं, जैसे कि बहुत सारी नदियाँ ही यहीं को जाती हैं। आगे हम टॉपिक में आगे देखेंगे कि कौन कौन सी नदियों के बारे में दिया हुआ है। द ईस्टर्न घाट आर लोअर एंड ब्रोकन इनटू सिमिलर हिल्स अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट. बिटवीन दिस माउंटेन रेंज लाइज द डेक्कन प्लाटो, द वास्ट एरिया ऑफ द फ्लैट हाईलैंड. तो जो पूर्वी घाट है वो निम्न और छोटे पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जहाँ पर ईस्टर्न घाट में ज़्यादातर सिमिलर हिल्स
स्मॉलर हिल्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और पूर्वी तट दोनों तरफ पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में ये जो है दोनों ही जो कोस्ट एरियाज है, ईस्टर्न एंड वेस्ट, वेस्ट वाला जो हम कोस्ट की बात कर रहे हैं, इनके बीच में हमारा पेनिनसुला प्लेटू, डेक्कन प्लेटू या पेनिनसुला प्लेटू, ये बहुत बड़ा एरिया जो है घेरे हुए होता है इस है। और इसी विशाल भूमि को हम दक्कन का पठार बोलते भी है, दक्कन डेक्कन प्लेटू जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे रिवर लाइक द गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो across the plateau from the west to east. These rivers are important for farming and providing water of millions people. ये जो सबसे बड़ी नदियां हैं वो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां यहाँ पे फ्लो कर रही हैं। तो आगे हमने बात करनी है फिजिकल मैप ऑफ द इंडिया गिवन द एंड ऑफ द बुक नोट्स द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर। और ये हमारा दक्कन का प्लेटू है। दक्षिण भारत का जो पठार हम जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं वो हमारा कुछ यहाँ पर फैला हुआ है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में। और ये हमारी यहाँ से आगे अरावली हिल्स है। और यहाँ जो है ये हमारा ग्रेट डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट है, डेजर्ट। और हमारे पास हमारे ये जो है कुछ नदियाँ हमारी दी हुई है। नर्मदा और ताप्ती जो है वो यहाँ से वेस्टर्न घाट की तरफ को जा रही हैं, ये दोनों नदियाँ हैं। लेकिन यहाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो नदियाँ हैं ये तीनों नदियाँ ईस्टर्न घाट की तरफ को जाते हुए हमें दिख रही है। और ये है महानदी रिवर, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये जो महत्वपूर्ण जो सबसे बड़ी बड़ी नदियाँ हैं वो ये है। ये दोनों नदियाँ ताप्ती और जो नर्मदा है ये वेस्टर्न घाट की तरफ को जाती है। एक साइड से बे ऑफ बंगाल, एक साइड से अरबियन सी और एक साइड से इंडियन ओशन। यहाँ पर तीनों तरफ से ये समुद्र से घिरा होने की वजह से इसको हम बोलते हैं प्लेटू प्रायद्वीप। और ये जो है अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे। आगे हम और डिस्कस करते हैं कि आगे क्या और दिया गया है। द प्लेटू इज द रिच इन मिनरल्स, फॉरेस्ट एंड fertile land, making the vastal of the India economy, and that its ties the little of the east, so the few of the river and the region flow toward the Bay of Bengal. तो बेसिकली क्या है कि ये पठार जो है ये खनिज, मिनरल्स, फॉरेस्ट और जो है उपजाऊ भूमि, फर्टाइल लैंड की वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली रिच है। और पठार में पश्चिम से पूर्व की तरफ को इसकी ढाल है, ये मैं अभी तक बता चुका हूँ। इस क्षेत्र की कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी की ओर, ज़्यादातर जो मेजर जो रिवर है वो यहाँ पर ईस्ट साइड को ही वेस्ट साइड से नीचे को आती हैं। और आगे इसमें और क्या दिया गया है, यहाँ पर ये कहीं ना कहीं गोदावरी, कृष्णा और महानदी जो रिवर है ये फार्मिंग के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर के लिए भी पानी जो है वो अच्छी मात्रा में उपलब्ध करा देती है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर नर्मदा और ताप्ती दोनों को मैं मैप में दिखा चुका हूँ, ये अरबियन सी में जा करके गिरती है। और डेंस फॉरेस्ट ऑफ द प्लेटू होम द ट्राइबल कम्युनिटीज इंक्लूडिंग द संथाल, गोंड और बैगा, भील, कोरकू, जो ये जनजातियाँ हैं वो यहाँ पर रहती हैं। और द ट्राइबल हैव डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, इनका एक अपना एक लैंग्वेज है, ट्रेडिशन है और वे ऑफ लाइफ क्लोजली कनेक्टेड टू द नेचर। तो इन लोगों का अपना एक जीने का तौर तरीका होता है जो कि नेचर से काफ़ी क्लोज होते हैं। तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ आर लार्जली स्प्रेड ओवर द स्टेट फ्रॉम झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड गुजरात। जो ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ है वो समय के साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ को बढ़ चुकी है। इन सारे क्षेत्रों में ये वर्तमान में है। मानचित्र में हमारे पास इन सारे क्षेत्रों को दिया गया है, जैसा कि हम जानते हैं। दो यहाँ पे मानचित्र दिए गए, ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, इन क्षेत्रों में ये सारे ट्राइबल्स देखने को मिलते हैं। ये जंगलों में रहते हैं तो इनका अपना एक जंगली क्षेत्र, जंगलों क्षेत्र जो क्षेत्र है वहाँ पर रहने की वजह से इनका एक अपना ट्रेडिशन है, अपना लैंग्वेज है। तो कोई इनके ट्रेडिशनल, बाकी हम पॉलिटिकल साइंस वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे जानेंगे कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए संविधान में बहुत सारे बातें लिखी हुई है। तो पावर हाउस वाटरफॉल ऑफ द
पेरिया कनाल, मुन्नाल जो केरल क्षेत्र में है, नियर मुन्नाल के केरला क्षेत्र में। तो यहाँ का इस वाटरफॉल की पिक्चर दी हुई है। और एक यहाँ पे हमारे सामने पश्चिमी घाट में जो सिंह के समान पूंछ वाला एक बंदर है, मकाक बंदर टाइप का ये जो दिख रहा है, और लेकिन ये शेर की तरह भी है, थोड़ा सा लाइन इसको पश्चिमी घाट का बोला जाता है। एक हमारे सामने दिया हुआ वेस्टर्न घाट में किंग कोबरा जो अधिकतर मात्रा में पाए जाते हैं, इसका पिक्चर भी हमें दिया हुआ है। और यहाँ पे एक और हमारे सामने एक चित्र और दिया हुआ है, पश्चिमी घाट की तरफ ही पाए जाने वाला कीट भक्षी पौधा। ये पौधा जो है कीड़े मकोड़ों वगैरह को अपने साथ चिपका लेता है और कीट पतंगों और चिपक जाते हैं, और इसको जल का प्रयोग कर छोटे छोटे कीट पतंगों को पकड़ लेता है। यानी कि कुछ स्प्रे टाइप का ये करता है, जिस वजह से इस पे जो है कीड़े मकोड़े आते हैं और वो इसी पे चिपक के चले जाते हैं। ये हमारा प्लेटू जो क्षेत्र है, यहाँ पर कोल माइनिंग का क्षेत्र एरिया बना हुआ है। कोल माइनिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। इलेक्ट्रिसिटी, कोल इज़ द फॉसल फ्यूल एंड वाई द कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पे तापमान में, वैश्विक तापमान में ये वृद्धि करता है। कोयले की खदान है क्षेत्र है, लेकिन कुछ लिमिट तक इसको करना सही हो सकता है, लेकिन अधिकतर ये पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। मुंबई वाला जो एक और क्षेत्र हमारे सामने जिसकी फोटो दी हुई है, पश्चिमी तट पर ही स्थित है मुंबई। तो वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया फाइनेंशियल सेंटर, ये जो है हमारे वित्तीय केंद्र के रूप में, हमारे फाइनेंशियल सेंटर के रूप में जाना जाता है। आगे हमारे पास एक और टॉपिक दिया हुआ है, कोस्टल लाइंस। कोस्टल लाइंस कहाँ पर है भैया? कोस्टल लाइंस, द इंडिया कोस्टल लाइन ऑफ द डॉटेड विथ ब्यूटीफुल बीचेस, rocks, cliff, and low green forest. Some beaches have golden, and while other have the black rocks. Some island have coral reefs, while others are covered in thick jungles. तो यहाँ पे जो तटीय क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल क्षेत्र है, और हरे भरे जंगल यहाँ पे पाए जाते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर हमें गोल्डन वाइज और ब्लैक रॉक्स, काली सैल मिट्टी यहाँ पे अधिकतर पाई जाती है। दीपी वाले जो प्रवाल भित्तियाँ हैं वो केरल रीफ जो है यहाँ पे, वो हमें कोरल रीफ देखने को मिलती है। और उसके साथ साथ ही में घने जंगलों से ढके हुए क्षेत्र यहाँ पे देखते हैं। इंडिया कोस्टल लाइन ओवर द 7,500 किलोमीटर लॉन्ग। ये कोस्टल एरिया जो कि हम अभी तक हम मैप में देख रहे थे, ये वाला जो कोस्टल एरिया वाला क्षेत्र है वो कुछ ये है, जो कि 7,500 किलोमीटर्स का फैला हुआ क्षेत्र है। और पश्चिमी क्षेत्र की हम बात करें तो ये है हमारा कोस्टल एरिया। हालांकि यहाँ तक ही ये होगा, यहाँ से वेस्ट बंगाल बांग्लादेश शुरू हो जाता है, गुजरात से लेकर के यहाँ तक। जो इंडिया का जो कोस्टल लाइन है वो 7,500 किलोमीटर दिखाया गया है। तो ये हमारा कोस्टल लाइन, ब्लू लाइन जो डली हुई है ये। तो आगे हमें दिया हुआ है, लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, योर स्कूल एटलस और वॉल मैप, and find the name of the 5 river then flow into the Bay of Bengal. Find out India's coastal site and discuss the difference between the western and eastern coastal plain. तो ये आपको एक्सरसाइज करनी है। Do you know what it the called when this river split into multiple stream near the coast, and discuss with your teacher in class to find out. तो ये भी आपको अपने टीचर के साथ चर्चा करनी है कि क्या ये जो हमारे नदी तट है अनेक धाराओं में विभाजित क्यों हो जाते हैं, इसके बारे में भी आपको अगर ये 5 रिवर्स के बारे में अगर मालूम हो। हालांकि मैंने बहुत सारी नदियों का यहाँ पर जिक्र किया था, इसमें से कुछ इनको 5 कंप्लीट करने के बाद आप हमारे कमेंट सेक्शन में और लोगों के लिए भी लिख के दे सकते हैं, जाकि जिनको पता ना हो कमेंट सेक्शन में देख सकें। द वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया, अभी तक हम ईस्टर्न वाले कोस्ट में बात कर रहे थे, अब वेस्ट वाले में अगर बात करें तो गुजरात, केरला, पासिंग द थ्रू द महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका, ये वाले जो स्टेट हैं वो यहाँ पे इस पश्चिमी तट पे लगे होते हैं। और जो पश्चिम की नदियाँ हैं ये तेज़ी से बहते हुए पश्चिमी तट पर एस्चुरी का निर्माण करते हुए फ्लो ये बहुत तेज़ी से निकल लेती है, समुद्र क्षेत्र में जाकर मिल जाती है। द कोस्टल ऑफ द सेफ द
एलुअल डिपॉजिट ऑफ द, ये अपने साथ में जितने भी एलॉय वगैरह लेके आती हैं, जो कि अभी ये वो मिट्टी पत्थर वगैरह बालू वगैरह लेकर के आएगी, वो सारा डिपॉजिट कर देती है। ये नदियाँ कहाँ पर? समुद्री क्षेत्र में। तो नर्मदा और ताप्ती नदी इस क्षेत्र में सबसे बड़ी नदियाँ हैं, ये हम बात कर चुके हैं। तो ये हमारा कुछ पिक्चर है। The west coast has many important ports and cities. These have the being of the center of the economic activities for millennia. तो ये काफ़ी शताब्दियों से बहुत ये क्या है, एक इकोनॉमिकल सेंटर बना हुआ है, क्योंकि ये पोर्ट्स और सिटीज़ की बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। यहाँ पे हम कोस्टल लाइन्स की हमने बात करी, यहाँ पे हमने ईस्ट कोस्ट की बात कर ली, और जो वाला जो एरिया है, तो ईस्टर्न घाट ऑफ द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल की जो किनारे जो नदियां हैं वो मेनली गंगा का डेल्टाई क्षेत्र है, कन्याकुमारी। इट इट हैज़ द वाइल्ड प्लेन एंड द मेजर रिवर डेल्टास। अच्छा, डेल्टा होते क्या है, अगर हम बात उस पर करें, तो डेल्टा जैसे कि ये नदियां आ रही हैं, ये नदियां अलग अलग भागों में होकर के बढ़ जाएंगी। तो ये बीच में जो ये मिट्टी का जो अपने साथ में लेके आ रही है, अवसादों को लेकर के आ रही है, उन सारे को यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है और अलग अलग भागों में बढ़ जाएगी, और जो मुहाना बनेगा इसको हम बोलते हैं डेल्टा। और जो हमने पहले बात करी एस्चुरी का निर्माण करने वाली नदियाँ, वो कुछ ढलान में ही आ रही हैं और ये सीधे ही समुद्र में जाकर गिर जाएगी, ये कोई भी डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी, ये अपने साथ जो भी कुछ लेके आ रही है मिट्टी वगैरह उसको सब डिपॉजिट कर देगी। तो यही दोनों में डिफरेंस होता है एस्चुरी और डेल्टा क्षेत्र में। तो यहाँ पर डेल्टा के बारे में दिया गया है, कन्याकुमारी, इट इज़ द वाइल्ड प्लेन ऑफ द मेजर रिवर डेल्टा इंक्लूडिंग महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज लाइक चिल्का लेक एंड पुलिकट लेक, लेगून, पुलिकट लेक जो है उसको लेगून, विच इज़ द बॉडी ऑफ द वाटर इज separated from the largest body of the water by the nature barrier, they are found here। तो ये यहाँ पे हमने अपने मैप में दिया हुआ है हमारे सामने कि ये जलाशय से अलग होती हुई कुछ झीलें भी हमें देखने को मिलती हैं। कई बार ये जो ये डेल्टा है ना, यहाँ पे कुछ झीलों का निर्माण कर देगा, एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा पानी, तो वो झीलों का निर्माण भी कर देता है। तो यहाँ पे कुछ चिल्का झील और पुलिकट जो झील है वो कुछ इसी तरह से बनी हुई है। आगे हम बात करते हैं कि डेल्टा आर लैंड फ्रॉम द फ्रॉम, तो ये जो डेल्टा है ये अपने साथ अवसादों को लेकर के आ रहा है, डिपॉजिट ऑफ द सेडिमेंट इनटू द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ द वाटर सच एज एन ओशन। तो ये अपने साथ में जितना भी सेडिमेंट को लेकर आ रहे हैं इसको डिपॉजिट कर देते हैं अपने आसपास के क्षेत्रों में ही, तो वो इकट्ठा हो जाएगा, तो ये कई बार लेक का भी काम कर देता है और ये सीधे जाकर के ओशन में नहीं मिलते हैं, तो ये डेल्टा कहलाते हैं। यही जो सेडिमेंट है यही फिर बाद में फॉर्मिंग ए ट्रायंगुलर ऑफ फैन शेप एरिया, ये त्रिभुजाकार जो पंखाकार क्षेत्र का निर्माण कर देते हैं। यानी कि जैसे कि हमने यहाँ पे देख भी रहे थे कि ये एक त्रिभुजाकार डेल्टा का निर्माण हो गया जो कि फैन की तरह भी लग रहा है, तो वो ही यहाँ पे दिया हुआ है कि ये सेडिमेंट फॉर्मेशन कर दे ट्रायंगुलर फैन शेप एरियाज का फॉर्मेशन कर देते हैं। द गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी एंड महानदी रिवर क्रिएटेड फर्टाइल डेल्टा मेकिंग ए लैंड आइडियल ऑफ द फार्मिंग। तो ये जो नदियां हैं, ये कावेरी और महानदी, कृष्णा, गोदावरी नदी, ये अपना जो है फार्मिंग के लिए एक बहुत अच्छा काम कर देती है, जिस वजह से यहाँ पे खेती ज़्यादा होती है, उपजाऊ जो भूमि बोलते हैं जिसको, उसका निर्माण ये कर देती है। आगे हम कल वाले जो टॉपिक रहेगा हमारा इंडिया जो आइसलैंड है उसके बारे में हम बात करेंगे, और उसके बाद ही ये सारा का सारा चैप्टर भी हम ख़त्म कर देंगे कि आइसलैंड होते क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। तो अभी तक आप लोगों को जो भी कुछ अगर समझ में ना आया हो वो ज़रूर बताएं, कहीं पर कुछ मिस्टेक रह गई हो तो आप उसको एक बार अपनी बुक में, ये जब हम एक्सप्लेनेशन सुन रहे होते हैं इनको आप लोग बुक में नोट कर लें या अंडरलाइन कर लें, तो जिससे कि आप लोगों को
आसानी से ये लंबे टाइम तक याद रह जाएगा। और आपको जो जानकारियाँ हैं वो अगर आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक जो है ज़रूर कर दें वीडियो को। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप एक सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारे साथ आप जुड़ सकेंगे और हमें भी अच्छा लगेगा और आगे भी हमें और अच्छी वीडियोस बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। हाँ, हालाँकि ये चैनल नया है और यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छा कर सकें, लेकिन आप लोगों का जुड़ना बहुत ज़रूरी है और हमारे लिए अच्छा लगेगा।